नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका यहाँ पर अब अपने कमरे में आती है। वो शावर लेने के बाद अब फिर से अपने सिस्टम में लग जाती है। अनिका वहाँ पर आकर पहले उस शख्स को मैसेज करती है जिसके लिए उसने उसका मैसेज चेक करती है जिसके लिए उसने रोबिन की लोकेशन के एक्सेस को देखा था। और इसके बाद अब अनिका अपने फ़ोन के एक्सेस को भी अब अपने हाथ में लेकर चेक करने लगती है। उसके फ़ोन पर इन दोनों के लोगों के मैसेज आए हुए थे। इधर का एक कार्तिक था जिसने लिखा था कि हेलो मैडम, आई होप यू विल फाइन। ये एक अलर्ट मैसेज है, 2 दिन बाद हमारी रेसिंग कंपटीशन है, आई होप आप आ जाएंगी। इस मैसेज पर रिएक्ट करते हुए अब अनिका कहती है यू डोंट वरी, तुम्हारी नंबर 1 की पोजीशन को कुछ नहीं होगा, आई एम टेक केयर ऑफ इट। अनिका यहाँ पर अब कार्तिक के मैसेज का रिप्लाई कर देती है और उसके बाद जब वो देखती है तो जहांगीर का भी वहाँ पर जवाब आया हुआ था। जहांगीर ने भी अनिका से कहा था कि मैं रेस शुरू होने से 2 दिन पहले ही पेरिस में आ जाऊंगा, तुम बताओ कब मिलना है और कहाँ पर मिलना चाहती हो। इस बात पर अब अनिका कहती है ठीक है, मैं रेस खत्म करने के बाद तुमसे मिलती हूँ, मेरा वहीं पर ही वेट करना। इस मैसेज को टाइप करते हुए ही अनिका अब उसे जहांगीर को सेंड कर देती है। अनिका अब अपना काम अपने सिस्टम पर कर चुकी थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर अब अपने रूम से बाहर निकलकर चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि किंग उसे ज्यादा वक्त नहीं देने वाले हैं। यही सोचते हुए ही अब अनिका जल्दी से किचन की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जहां करण गुलेरिया रिया के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहे थे तो वहीं धनंजय पीरामल आकाश का साथ देते हुए आर्यन और अलेक्जेंडर के साथ चेस गेम खेल रहे थे। धनंजय पीरामल ने आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों को ही हरा दिया था। अपने दादू की जीत पर जितना ज्यादा आर्यन और अलेक्जेंडर खुश थे उतना ही वो हैरान भी थे क्योंकि अब तक तो उनके लिए मुश्किल बस अपने पापा रोहित को ही हराना होता था, लेकिन अब अपने दादू को ऐसे अपने सामने देखकर और उसे इस तरह से गेम खेलता हुआ देखकर वो दोनों ही हैरान थे कि उसके दादू भी उसके पापा की तरह चेस के चैंपियन थे। ये देखकर अब आकाश बहुत ही खुश होता है और अब वो जोर से क्लैपिंग करने लग जाता है और अब वो कहता है हमारी टीम जीत गई। आकाश की ये आवाज़ सुनकर तो रिया और करण गुलेरिया वो दोनों भी अब अपना गेम से कंसंट्रेशन हटाकर अब उधर देखते हैं। जब उन्हें देखा कि वो लोग जीत गए हैं तब वो भी अपने गेम को छोड़कर उन्हीं को ज्वाइन करने के लिए आ गए थे। रिया इधर जल्दी से वहां आने के बाद जब देखती है तो उसके दोनों ही भाई हार गए थे। रिया हैरानी से अपने मामू की तरफ देखती है तो आकाश अभी भी अपनी उंगली से धनंजय पीरामल की तरफ इशारा करता है। ये देखकर तो रिया अब अपने दादू से कहती है वाह दादू, आप भी डैड की तरह चेस गेम खेलते हैं और वो भी डैड की तरह इतना अच्छा, सो अमेजिंग। रिया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल हमें अपना सिर हिला देते हैं। अब ये देखते ही अब रिया कहती है फिर तो बहुत ही मजा आएगा दादू, जब डैड और दादू के बीच में चेस गेम होगा तो मुकाबला देखने के लायक होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि डैड और दादू दोनों ही एक जैसे चैंपियन हैं, इसलिए देखना ये होगा कि उनमें से कौन जीतता है और कौन हारता है। मुझे तो बहुत ही मजा आने वाला है। रिया की ये बात सुनकर तो अब करण गुलेरिया कहते हैं अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपने दोस्त का उस समय साथ दूंगा। ये सुनते ही अब रिया कहती है मेरे डैड को इस गेम में कोई नहीं हरा सकता है और ये तो मैं लिख कर दे सकती हूँ। इस बात पर अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही कहते हैं रिया इज राइट, डैड इज वंडरफुल इन चेस गेम।
यहाँ पर ये सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी अब उनके रूम को कोई नॉक करता है। जैसे ही उन सब के कानों में अब दरवाजे को नॉक करने की आवाज आती है तो आकाश अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैं देखता हूँ। इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और इधर आकाश उनके दरवाजे की तरफ पहुंच जाता है। आकाश जैसे ही वहां पर जाकर दरवाजा खोलता है तो वहां पर दरवाजे के सामने एक सर्वेंट था। वो सर्वेंट आकाश को देखते ही आकाश को ग्रीट करता है और कहता है, सर, आयशा मैडम आप सभी को लंच के लिए बुला रही है, खाना लग चुका है। इस बात पर अब आकाश कहता है, ठीक है, आप चलिए, हम वहीं पर आते हैं। आकाश की ये बात सुनते ही अब वो सर्वेंट भी वहां से चला जाता है। आकाश अंदर आकर कहता है, हमें लंच करने के लिए नीचे चलना चाहिए, वो सभी हमारा लंच पर वेट कर रहे हैं। आकाश की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, आज का लंच दादी माँ ने बनाया है ना, बहुत ही मजा आएगा सच में। रिया अब अपने दादू का हाथ पकड़ कर कहती है, चलिए ना दादू, मैं आपकी और दादी माँ की फ्रेंडशिप करवाऊंगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से ऐसे रूठे रूठे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए पहले अब आप दोनों की फ्रेंडशिप ही करानी पड़ेगी। अब रिया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पहले फ्रेंडशिप बाद में, पहले हम लंच करते हैं, क्योंकि धनंजय पीरामल अभी रिया के सामने अब इस बात को टालना चाहते थे। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपनी जगह से उठकर अब बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब करण गुलेरिया भी धनंजय पीरामल से कहते हैं, तू आज लंच तो करेगा ना? मेरा मतलब है कि ये सुनकर तो आज का लंच आयशा ने बनाया है ना, तो आज तेरा फास्ट तो नहीं होगा ना, कहीं तू आयशा के द्वारा बनाए हुए खाने को भी ना खाए। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल को एक आंख मारते हैं। करण गुलेरिया की इस हरकत पर अब धनंजय पीरामल उन्हें अब घूर घूर कर देखने लगते हैं। इससे पहले कि वो करण गुलेरिया की इस बात का कोई भी जवाब देते कि तभी उनकी नजर अब अपने तीनों ही बच्चों पर जाती है, जो कि अपने दादू को बड़ी ही उम्मीद से देख रहे थे। इन तीनों ही बच्चों को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आज मुझे सच में भूख लगी है, इनफैक्ट आज तो रोज से ज्यादा खाऊंगा, क्योंकि वो यही देख रहे थे कि अगर आज उसने खाना नहीं खाया तो बच्चे फिर से समझ जाएंगे कि उसके दादू उसकी दादी से नाराज हैं, इसलिए वो उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते। इसलिए ही धनंजय ने ये सब बातें कही। ये सुनते ही तो अब लतिका कहती है, बड़े मामू, आज हम यहाँ पर सभी के साथ नॉर्मल फूड खा सकते हैं, वो हमें बॉइल्ड वेजिटेबल पसंद नहीं है ना, क्योंकि राजमहल में तो हमें डेली बॉइल्ड वेजिटेबल खानी पड़ रही है। लतिका की इस रिक्वेस्ट पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है, आज तो आप खा सकती हैं, लेकिन फिर हम आपकी डाइट को और भी स्ट्रिक्ट करेंगे। धनंजय की यह बात सुनते ही अब लतिका कहती है, ठीक है बड़े मामू। ये कहते हुए ही लतिका अब धनंजय पीरामल को एक जोर का हक कर लेती है और वो कहती है, थैंक यू सो मच बड़े मामू, आपने हमें आज के लिए परमिशन दी। लतिका के सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए धनंजय पीरामल को पता नहीं क्यों, लेकिन वो जब भी लतिका को देखते हैं उन्हें राहुल की याद आती है, क्योंकि उन्हें लतिका के अंदर राहुल की छवि दिखाई देती थी। धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोच रहे थे कि पता नहीं राहुल कैसा होगा। उस दिन अपनी आंखें बंद करने से पहले मैंने राहुल और रोहित दोनों से ही कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, भले ही तुम दोनों के बीच में सोच का कितना ही अंतर क्यों ना हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा से ही रहोगे, हर सुख में हर दुख में। हमेशा अपनी अपनी सोच अलग होने के बाद भी तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की सोच की कदर करना और हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाना। अपने इन्हीं ख्यालों से एकदम से ही बाहर आते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि चलो अब मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। ये सुनते ही अब सभी बच्चों के रूम से बाहर निकलकर अब एलिवेटर के पास आ जाते हैं और उसमें एलिवेटर के अंदर जाने के बाद वो सीधा ही अब ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी अभी ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि भूमिका सर्वेंट को लंच अपने रूम में लाने के लिए कह रही थी। भूमिका को इस तरह अपने रूम में खाना लाने के लिए कहता हुआ देखकर इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये क्या बात हुई भूमिका, सबके साथ लंच क्यों नहीं कर रही हो तुम?
क्योंकि अगर सब यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर अपना खाना खा रहे हैं तो तुम अलग से क्यों खाना खा रही हो। अब भूमिका ने जैसे ही अपने ताऊ जी की आवाज़ सुनी तो वो अब सीधा ही दौड़कर अपने ताऊ जी के पास आ जाती है, इससे पहले कि वो उन्हें स्ट्रिक्ट कोई भी पनिशमेंट दे। और अब वो उन्हें एक जोर का हक करते हुए कहती है, ताऊ जी, वो मुझे अनिका और रोहित से कुछ जरूरी काम है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने काम की बातें भी वहीं पर ही कर लूंगी और उनके साथ लंच भी कर लूंगी। इट्स अर्जेंट ताऊ जी। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या कहा तुमने? क्या अनिका और रोहित यहाँ पर आकर लंच नहीं कर सकते हैं क्या? क्या तुम लोगों के लिए काम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि तुम सभी वहीं पर ही लंच करने वाले हो? ये क्या बात हुई? इस बात पर तो भूमिका अपनी ही सोच में चली जाती है कि वो जॉन और रैनी को अब कैसे कहेगी कि वो दोनों यहाँ पर आकर सभी के साथ लंच करें। कुछ देर तक सोचने के बाद अब भूमिका कहती है कि ताऊ जी, आप सभी के साथ लंच कीजिए ना। वो अनिका और रोहित जेन्युइनली बहुत ही बिजी हैं। जैसे ही रोहित फ्री होता है मैं उसे कहूंगी कि वो आपसे मिले। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या वाकई में वो इतना बिजी है कि उसके पास अपने पापा से मिलने का भी वक्त नहीं है? लाइक सीरियसली भूमिका। धनंजय पीरामल की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, यार मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी अनिका भी ऐसे ही है। अपने काम में वो इतना बिजी रहती है कि मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता। और वही सिचुएशन मुझे अब अपने जैसी तुम्हारी भी लग रही है, क्योंकि जिस तरह अनिका के पास मेरे लिए कम टाइम होता है वैसे ही हाल रोहित के साथ भी है। अनिका के पास उसके पापा अनिका के पास भी टाइम नहीं रहता है। उसके पास अपने नानू की ये बात सुनकर अब आर्यन और रिया दोनों ही अब एक साथ कहते हैं, हाँ वो दोनों तो हमेशा से ही बिजी थे। बच्चों की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, चलो छोड़ो इन सभी बातों को, हम लंच करते हैं। ये सुनते ही अब सभी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तो वहीं भूमिका भी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। आयशा ने आज सभी के लिए ही कुछ न कुछ बनाया था जो सबकी ही फेवरेट डिश थी, बादाम का हलवा। देखकर तो अब धनंजय पीरामल अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया ने जब बटर चिकन देखा तो वो अब आयशा से कहते हैं, थैंक यू आयशा। वैसे आज कुछ स्पेशल है क्या, जो आज सबका ही फेवरेट खाना बना हुआ है? इस बात पर अब आयशा मारवा कुछ नहीं कहती है, वो बस एक स्माइल कर देती है। और इधर रिया अब अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, मेरी पसंद का कुछ नहीं है क्या? इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या रिया कि मैं अपने बच्चों के लिए ही कुछ ना बनाऊं? मैंने आप चारों ही बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर बनाया है। चलो अब सभी खाना शुरू करो। यहाँ पर सभी अब अपना लंच एंजॉय करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हिमालय के रीजन्स में एक आदमी एक गुफा की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचता है तो वो आवाज लगाता है कि सर जी आप अंदर हैं। उस आदमी के इस सवाल पर उसे एक एआई की वॉइस अब अपने कानों में सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि मुद्दे की बात करो, यहाँ आने का क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, बिना वक्त गवाए अपनी बात को कहना। ये सुनते ही वो शख्स अब कहता है, सर जी, हमें शक है कि फ्रांस की रानी करण गुलेरिया की वो तीसरी औलाद है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि वही ही हो सकती हैं करण गुलेरिया की तीसरी औलाद। हमने बहुत ही जांच पड़ताल की है, लेकिन जिस तरह से हमने उन सब की बॉन्डिंग को देखा है तो उससे हमें यही पता लग रहा है कि वो करण गुलेरिया की वो तीसरी औलाद कोई और नहीं बल्कि वो फ्रांस की रानी कवीना लिशा ही है। और हाँ, हमें ये भी आशंका है या ये लग रहा है कि राजीव गुलेरिया हमें धोखा देने वाला है, क्योंकि कुछ समय से पहले से ही राजीव का व्यवहार हम सब के लिए बदला नजर आ रहा है। अपनी बात को पूरा करने के बाद वो शख्स एकदम से ही खामोश हो जाता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है कि लगने में और होने में बहुत ही फर्क होता है, मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एक काम करो, फ्रांस की रानी और अंजलि को टॉर्चर मत करो, इस बार सीधा ही अटैक राजीव पर करो, जिससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और वैसे भी अगर उसने सोच ही लिया है कि वो हमारी दुनिया छोड़ देगा तो फिर ठीक ही है,
क्योंकि अगर उसने यही सोचा है तो उसे अब इस दुनिया को भी छोड़ना ही होगा, क्योंकि फिर वो हमारे काम को नहीं बल्कि दुनिया को ही छोड़कर ये हमेशा के लिए चला जाएगा। और हाँ, उसे इतना टॉर्चर करो कि वो फ्रांस की रानी हमें राजमहल देने के लिए मजबूर हो जाए। हम भी तो देखें कि इन सब में कितना एक दूसरे के लिए इनका खून कितना मजबूर होता है। और हाँ, राजीव का वैसे ही वीडियो फ्रांस की रानी के पास भेजना जैसे कि 30 साल पहले किंग के पास भेजा था। उस किंग ने हमारी शर्त तो मानी, लेकिन अपना दिमाग लगाने के बाद ध्यान रहे कि वो रानी साहिबा कोई होशियारी ना करे। अगर सच में रानी साहिबा करण की बेटी हुई ना तो करण गुलेरिया उसे मजबूर कर देगा, वो अपने भाई को कुछ भी नहीं होने देगा। ये सुनते ही वो शख्स अब कहता है, ठीक है सर जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए ही वो शख्स अब वहाँ से वापस जाने लगता है। इधर अपनी गुफा के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए ही वो सर जी अब वो सर जी मन ही मन में सोचते हैं, मन तो करता है कि उस शीला को मैं जान से ही मार दूं। अरे कितना अच्छा मौका था उस वक्त उन बच्चों को अंदर देखने का कि जो मेहनत मैंने इतने सालों से की थी उसका असर कैसा होगा।